हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। यदि आप झारखंड के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता या फिर झारखंड कक्षपाल, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आपका पूछी जाती है इस टॉपिक से। और आज का टॉपिक क्या है आपका? तो आपका आज का टॉपिक है वाक्य भेद, जो कि हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण का मतलब कि एक टॉपिक है, जिसमें से आज आप लोगों के समक्ष में लेकर आया हूँ इसका थ्योरी क्लास प्लस एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू लगभग 120 प्रश्न है, तो इसीलिए ये आपके लिए मतलब कि इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि दोनों में भर भर करके पूछी जाती है। और आज मतलब कि इस क्लास को करने के बाद आपका एक भी डाउट मतलब कि नहीं रहेगा, सारा डाउट को क्लियर कर दी जाएगी। एकदम बेसिक से समझाया गया है, एकदम डिटेल से है। तो आप लोग इसको मतलब कि अच्छे से पढ़ लीजिए और मतलब कि अपना स्कोर को बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि हिंदी ग्रामर का 25 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 2 में, तो 25 से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी ग्रामर से। इसमें से आपका वाक्य भेद है, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछी जाती है। तो इसीलिए जो पेपर 1 और पेपर 2 में पूछी जाएगी, वैसी सभी प्रश्नों को लाया गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सेंटेंस कहते हैं। तो कहा गया है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, उसे कहते हैं वाक्य। किसे कहते हैं वाक्य? तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह, व्यवस्थित समूह होगा। ठीक है, व्यवस्थित मतलब कि व्यवस्थित कहने का मतलब है कि इधर उधर नहीं रहेगा, एकदम व्यवस्थित तरीके से। जैसे कि लिंग जहाँ पे होना चाहिए वहाँ लिंग होगा, क्रिया जहाँ पे होना चाहिए वहाँ क्रिया होगा, कारक का चिन्ह जहाँ पे होना चाहिए कारक का चिन्ह होगा, इस प्रकार से होगा। उसको क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। उसके बाद है आपका कि वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका उद्देश्य और एक होता है विधेय। अब बात आती है कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अनुराग खेलता है, उसके बाद सचिन दौड़ता है। ये दो अलग अलग है। ठीक है, दो एग्जाम्पल दिया गया है कि अनुराग खेलता है और सचिन दौड़ता है। तो इसमें से कहा गया है कि इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। मतलब कि जिसके बारे में बताया जाएगा वही आपका उद्देश्य होगा, यानी कि जो भी आपका कर्ता रहेगा या फिर जिसके बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में बताया जाएगा कहने का मतलब है कर्ता। ठीक है, कर्ता मतलब कि कोई नाम ही होगा, तो वह नाम होगा आपका क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। तो ये तो आपका उद्देश्य क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि विधेय किसे कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं? तो कहा गया है वाक्य में उद्देश्य के बाद उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसी को विधेय कहेंगे। कर्ता मतलब कि कौन? कि किसी का नाम होगा वही होगा आपका कर्ता, या फिर जिसके बारे में बताया जा रहा है वही होगा आपका विधेय। ठीक है, तो जिसे इसका एग्जाम्पल भी इसका भी लिया गया है कि अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलता है विधेय है। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता यानी कि उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है उसी को कहते हैं विधेय। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? तो कहा गया है कि इसमें भी अनुराग खेलता है। ठीक है, अनुराग खेलता है, दोनों में लिया गया है एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी है, यहाँ पे अनुराग खेलता है और इसमें भी है अनुराग खेलता है। तो अनुराग क्या है? आपका कर्ता है, तो इसको यदि अलग कर देंगे यानी कि यह आपका उद्देश्य कहलाएगा। अनुराग क्या है? तो अनुराग आपका है उद्देश्य। उसके बाद अनुराग को मतलब कि हटा करके जो भी बच जाता है, जैसे कि खेलता है, तो खेलता है आपका क्या हो जाएगा? तो विधेय हो जाएगा। तो यही चीज़ कहा गया है कि कर्ता को हटा करके जो भी होगा उसको क्या कहेंगे? तो विधेय कहेंगे। तो आई होप कि आपका उद्देश्य और विधेय क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग कि वाक्य के प्रमुख भेद। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं भेद। ठीक है, एक होता है आपका अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है आपका रचना के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर, उसके बाद पढ़ेंगे रचना के आधार पर। तो सबसे पहले इसका है कि अर्थ के आधार पर कौन सा है? तो सबसे पहला है आपका विधानवाचक वाक्य। ठीक है, इसको अंग्रेजी में असर्टिव भी कहा जाता है, जिसमें से आप विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहा गया है? जिन वाक्य से क्रिया या करने का बोध हो। ठीक है, क्रिया के करने मतलब कि कोई भी काम करने का बोध हो रहा है या फिर सूचना मिल रहा है, उसी के कहेंगे विधानवाचक वाक्य। जैसे कि मैंने दूध पिया, एग्जाम्पल में है मैंने दूध पिया। उसके बाद है वर्षा हो रही है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है आपका राम पढ़ रहा है। तो इसमें से आप क्या समझ रहे हैं कि विधानवाचक क्या है? तो विधानवाचक तो क्रिया किया जा रहा है, जैसे कि दूध को पी रहा है। ठीक है, उसके बाद वर्षा जो है वो हो रही है आपका क्रिया हो गया। उसके बाद पढ़ रहा है यहाँ पे हो गया, क्या हो गया? तो क्रिया हो गया। तो क्रिया की सूचना मिल रहा है कि वह क्या
क्या कर रहे हैं, तो यह आपका होगा विधानवाचक। ठीक है, तो चलिए अब अगला है, इसका अगला टाइप है कि निषेधवाचक। निषेधवाचक को क्या कहते हैं, नेगेटिव भी कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसको नकारात्मक भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में। तो इसको जानते हैं कि क्या होता है, निषेधवाचक क्या होता है कि जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें काम होने का बोध नहीं होगा, यानी कि इसमें काम होगा ही नहीं। ठीक है, वो मना कर देगा साफ साफ कि नहीं होगा, तो वही आपका होगा निषेधवाचक। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिया गया है कि मैंने दूध नहीं पिया, नहीं हो गया, क्या हो गया, तो निषेध, यानी कि मना कर दिया कि मैंने दूध नहीं पिया है। उसके बाद अगला है एग्जाम्पल कि मैंने खाना नहीं खाया, यहाँ पे नहीं कहा है तो यहाँ पर निषेध हो गया, यानी कि यहाँ पे मना हो गया कि वह खाना नहीं खाया है। उसके बाद तुम मत लिखो, यानी कि उसको लिखने से मना किया जा रहा है, तो लिखने से मना किया जा रहा है यानी कि नेगेटिव हो गया, यानी कि नकारात्मक हो गया, यानी कि निषेध हो गया। ठीक है, तो ये भी आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब अगला इसका टाइप से कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। तो किसको कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, तो कहा गया है कि जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो उसी को कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंट्रोगेटिव। जैसे इसका एग्जाम्पल भी 2-3 लिया गया है कि सीता तुम कहाँ से आ रही हो, यानी कि सीता को पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ क्या हो गया, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला है एग्जाम्पल कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इससे किससे पूछा जा रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, यानी कि कौन से, उसके बाद कौन से विषय पढ़ रहे हो, इस प्रकार से भी होगा। जहाँ मतलब कि क से आएगा ना वर्ड, वह सारा चीज़ आपका क्या होगा, तो वह होगा आपका प्रश्नवाचक। जैसे कि कौन, क्या, कैसे, इसके बाद और कई प्रकार के कहाँ, यह आपका हो जाएगा क्या, प्रश्नवाचक हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है राम कहाँ कहाँ जाएगा, तो इसमें कहाँ हो गया आपका, प्रश्न पूछा जा रहा है कहाँ, यानी कि कहीं जगह का नाम बताएंगे, तो ये हो गया। तो ये भी प्रश्नवाचक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला है, अगला टाइप है क्या कि विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी कि इसको एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है या फिर एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें से कहा गया है कि विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहेंगे, तो जिन वाक्य से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का भाव अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, उन्हें कहा जाता है विस्मयादि वाचक। विस्मयादि वाचक या फिर विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। ठीक है, तो किसको कहेंगे, जिसमें से आपका आश्चर्य का भाव प्रकट हो, क्रोध का भाव प्रकट हो, घृणा का भाव प्रकट हो, शोक का भाव प्रकट हो, यही सबको कहेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, जैसे से इसका एग्जाम्पल भी लिया गया है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह यहाँ पे देख सकते हैं वाह लगाया गया है। ठीक है, वाह लगाया गया है, इसमें से कौन सा है, तो यह क्या होगा आपका आश्चर्य हो रहा है, वाह कितना सुंदर है। उसके बाद है हाय, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। हाय का मतलब क्या समझ रहे हैं, तो इसमें दुख का प्रकट किया जा रहा है, यानी कि शोक। ठीक है, उसके बाद है कि शाबाश, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो यह क्या है, तो इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है कि शाबाश। ठीक है, तो इसमें मतलब कि उत्साहित भावना प्रकट हो रही है, उत्साहित किया जा रहा है उसको, शाबाश। ठीक है, शाबाशी दिया जा रहा है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसका साइन को आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार से एक डॉट नीचे रहता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य का चिन्ह। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला है, अगला टाइप क्या है कि आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इम्पेरेटिव। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो अब आज्ञावाचक वाक्य किसे कहेंगे, तो जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक मतलब क्या, वह स्वयं न करके दूसरे को मतलब कि शिक्षा दे रहा है, दूसरे को ज्ञान दे रहा है, या फिर दूसरों को मतलब कि प्रोत्साहित कर रहा है, वही आपका होगा आज्ञावाचक। ठीक है, मतलब कि दूसरों को करवा रहा है, वो खुद काम किसी को काम नहीं कर रहा है, वह मतलब कि दूसरों से करवा रहा है। जैसे कि नहीं होता है कि मजदूर और ठेकेदार क्या करते हैं, तो देख रेख करते हैं और उसको मतलब कि गाइड करते हैं, कि बताते हैं कि ये काम करो वो काम करो, लेकिन वह खुद से कुछ नहीं करते हैं, तो वही हो गया आपका आज्ञावाचक। तो इसका एग्जाम्पल देखिए कि बाजार जाकर फल ले आओ, वह खुद बाजार नहीं जा रहा है, दूसरे को भेज रहे हैं कि बाजार जा करके फल ले आओ। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कि मोहन तुम बैठ कर पढ़ो, इसमें से इसको आज्ञा दे रहा है, यानी कि प्रेरणा दे रहा है कि तुम बैठ कर चुपचाप से पढ़ाई करो, तो यही हो गया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कि बड़ों को सम्मान करो, तो बड़ों को सम्मान भी करने के लिए वह खुद सम्मान नहीं करेगा, लेकिन वह दूसरों से करवाएगा। जैसे कि माता पिता क्या होते हैं कि माता पिता दूसरों अपने से मतलब छोटों, यानी कि बच्चों जिसको भी होते हैं बच्चे, उससे बड़े को क्या बोलते हैं कि सम्मान करो, वह खुद तो सम्मान नहीं करते हैं बच्चे को, ठीक है, लेकिन वह बोलते हैं कि बच्चे दूसरे को सम्मान करो, तो यही हो गया आपका। तो ये भी आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब अगला है, अगला टाइप इसका है कि इच्छावाचक वाक्य, यानी कि ऑप्टेटिव कहा जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इच्छावाचक किसे कहेंगे उसको भी देखते हैं। कहा क्या है कि जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष या शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। किसको कहेंगे? जिसमें से इच्छा जागृत होती है, ठीक है, या फिर आशीष या फिर शुभकामना, माने कि आशीर्वाद हो गया, इस प्रकार से होगा वह, या फिर कामना किसी से करना, पूजा करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें शुभकामनाएं मांगी जाती है, आशीष मांगी जाती है, तो यही हो जाएगा आपका इच्छावाचक। तो इसका एग्जाम्पल भी देखिए कि तुम्हारा कल्याण हो, तो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो नहीं कहते तुम्हारा कल्याण हो। तो उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें फल खाने की इच्छा जाग रही है उस पर, कि मतलब कि आज तो केवल फल ही खाएंगे, आज दूसरा कुछ भी नहीं खाएंगे। तो यह कौन, इसका मतलब क्या हुआ, इच्छा जाग रही है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो इसमें से क्या हो रहा है कि लंबी उम्र दे, मतलब कि उससे उम्र, लंबी उम्र की मतलब कि विनती कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हो गया। तो आई होप कि ये भी आपको इच्छावाचक वाक्य भी मतलब कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब अगला इसका भेद है कि संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक को क्या कहे हैं, क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कंडीशनल कहते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस। तो अब संकेतवाचक होता क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। किसका डिफिनेशन है कि जिन वाक्यों से एक क्रिया का होने का, मतलब कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, मतलब कि एक क्रिया तो है लेकिन दूसरे पर निर्भर है, उन्हें कहेंगे संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका है कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। इसमें मतलब कि यदि तुम परिश्रम करोगे, यहाँ पे एक क्रिया है, ठीक है, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यही है कि अलग से मतलब कि सफल होगे, अवश्य सफल होगे। ठीक है, अगला है इसका एग्जाम्पल है कि पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। वह मतलब कि बोल रहे हैं कि पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। ठीक है, होना भी एक प्रकार का क्रिया है और आते यहाँ पे है, तो आना या आना भी एक प्रकार का क्रिया है, तो यहाँ पे दो क्रिया हो गया। उसके बाद कहा गया है, अगला एग्जाम्पल है, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अगर वर्षा होगी, होगी एक होना भी है, एक आपका दोनों में होना होगा। ठीक है, फसल भी होगी, तो दोनों में आपका दो क्रिया यहाँ भी है, तो इसमें भी संकेतवाचक हो गया। अब अगला है एग्जाम्पल, इसका लास्ट है, मतलब कि भेद है इसका पार्ट टाइप से। ठीक है, तो सब इसका अंतिम है, क्या कहा गया है, संदेशवाचक, संदेहवाचक। ठीक है, संदेहवाचक माने कि किसी को संदेह दे करना, यानी कि डाउटफुल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डाउटफुल सेंटेंस। तो इसको किसको कहेंगे कि संदेहवाचक किसको कहेंगे, तो जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। किसको कहेंगे, तो जिसमें संभावना होती है, संदेह या फिर संभावना, कोई भी संभावना प्रकट होगी उसी को कहेंगे संदेहवाचक वाक्य, यानी कि डाउटफुल सेंटेंस। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी देखिए, कहा गया है कि शायद शाम को वर्षा हो जाए, शायद शाम को वर्षा हो जाए, मतलब कि इसमें संदेह किया जा रहा है, संदेह करना मतलब कि संभावना लगाया जा रहा है कि शायद होगी। ठीक है, हो जाएगी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कि वह आ रहा होगा, इसमें भी संभावना किया जा रहा है कि वह शायद आ रहा होगा। उसके बाद है कि अगला क्या है, उसी में है, ठीक है, कि वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, तो इसमें भी मालूम नहीं है वह आ रहा है कि नहीं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, हो सकता है राजेश आ जाए। हो सकता है, इसमें हो सकता है क्या है, तो हो सकता है मतलब कि संभावना है, हो सकता है कि आ जाए, तो यह होगा आपका संदेहवाचक वाक्य। तो इसका मतलब कि पूरे भेद को जितने थे, मतलब कि अर्थ के आधार पर कितने हैं, तो 8 है, तो 8 को आसानी से समझ गए। अब पढ़ेंगे हम लोग कि रचना, यानी कि रचना या फिर इसको संरचना के आधार पे भेद बोल सकते हैं, रचना या फिर संरचना दोनों बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगी कि रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, और कहीं कहीं मतलब कि किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेंगे संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो कितने भेद होते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबको एक एक करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपका पहला भेद कौन सा है, तो सरल वाक्य। सरल वाक्य है पहला। तो सरल वाक्य किसको कहेंगे, तो सरल वाक्य उसको कहेंगे जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता हो, उन्हें सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको साधारण वाक्य देखने को मिलेगा एग्जाम्पल में, मतलब कि जो आपका ऑप्शन रहेगा ना, तो उसमें आपको सरल वाक्य भी रहेगा और मतलब कि साधारण वाक्य भी रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि यही सरल वाक्य है। सरल वाक्य को ही दूसरा नाम है आपका सरल, मतलब कि साधारण वाक्य, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल है कि मुकेश पढ़ता है। उसका दूसरा एग्जाम्पल है कि शिल्पी पत्र लिखती है। अगला एग्जाम्पल है आपका कि राकेश ने भोजन किया। तो इसमें उद्देश्य क्या कौन है और विधेय कौन सा है, आप लोग बताइए कि मुकेश इसमें कौन सा है, तो मुकेश है आपका उद्देश्य और पढ़ता है आपका है विधेय। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल का है शिल्पी। शिल्पी आपका क्या है, तो शिल्पी है आपका उद्देश्य और पत्र लिखती है। ठीक है, पत्र लिखती है, मतलब कि कहा गया है कर्ता को अलग कर देने के बाद जो भी बच जाएगा आपका क्या होगा, तो विधेय होगा। अगला प्रश्न मतलब अगला एग्जाम्पल में है कि राकेश, तो राकेश होगा आपका क्या, उद्देश्य होगा, और उसने भोजन किया। ठीक है, तो ने भोजन किया क्या हो जाएगा, तो आपका विधेय हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आसानी तरीके से समझ गए होंगे।
तब चलिए देखते हैं अगला टाइप्स को इसके, ठीक है। तो अगला टाइप क्या है, तो अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे बोलेंगे वो भी देखते हैं, उसका डिफिनेशन क्या कहा है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक योजक से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब योजक क्या होता है इसको भी जानना जरूरी है कि योजक होता क्या है, योजक आखिर है क्या। तो इसको जानने से पहले इसको मतलब कि पहले जान लेते हैं कि योजक चिन्ह क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि योजक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह किसको कहेंगे, तो योजक चिन्ह होता है कि मतलब कि दो सेंटेंस को मतलब कि जोड़ने का काम करता है, ठीक है। दो सरल वाक्य को जोड़ने का काम करता है और यह बीच में लगता है। कब कहाँ लगता है, तो बीच में लगता है। इसका चिन्ह कौन कौन सा हो जाएगा, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, नहीं तो, उसके बाद किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। इतना जितने भी रहेंगे यह आपका संयुक्त वाक्य ही कहलाएंगे, ठीक है। जितना भी इसके बीच में रहेंगे एग्जाम्पल में आप लोग को देखने को मिलेगा ये सब सारा चीज़, ठीक है। तो उसी में उसके बाद जितने भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू इसलिए बहुत बढ़ा करके बनाई गई है ताकि आप अच्छे से उसको समझ सके। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी जानते हैं कि संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल। योजक चिन्ह को तो जान गए, लेकिन अब इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में है वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे और है, ठीक है। और यानी कि दो को सेंटेंस जोड़ा जा रहा है। वह सुबह गया यानी कि वह जाने का काम किया, वह चल गया सुबह ही। उसके बाद शाम को लौट आया, दो यहाँ पे है, ठीक है, दो है। तो यहाँ पे आपका और से साथ जोड़ रहा है, तो ये और क्या हो जाएगा, आपका योजक चिन्ह हो गया। अगला एग्जाम्पल है कि प्रिय बोलो पर सत्य नहीं। क्या कहा गया, प्रिय बोलो पर सत्य नहीं। यहाँ पे पर भी है, देखिए यहाँ पे एग्जाम मतलब कि इसका योजक चिन्ह में पर, यहाँ पे देखिए लेकिन पर यहाँ पे है आपका योजक चिन्ह में। देखिए कि यहाँ पे आपका है पर, तो पर यहाँ पे हो गया। तो आपका मतलब क्या समझ रहे हैं, तो इसमें से आपका होगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कि उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो किंतु यहाँ पे किंतु आया है, तो किंतु भी यहाँ पे है, देख सकते हैं योजक चिन्ह में नीचे कि किंतु। तो इसीलिए आप लोगों को बताएं कि योजक चिन्ह को आप लोग याद कर लीजिए। योजक चिन्ह यदि आप याद रखते हैं अच्छे से, तो अच्छे से आप याद रखिएगा, तो इसका मतलब कि संयुक्त वाक्य में आप कहीं भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए अब देखते हैं आपका जो तीसरा पार्ट इसका टाइप्स है तो कौन सा है, तो मिश्रित वाक्य, ठीक है। इसको मिश्र वाक्य भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको मिश्र वाक्य देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं मिश्रित वाक्य देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आप समझ जाइए कि यही मिश्र वाक्य है और यही मिश्रित वाक्य है। तो इसका डिफिनेशन कहा गया है कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, ठीक है, जो आपस में कि यहाँ पे देखिए इसमें भी कुछ चिन्ह कहा गया है कि, जो, उसके बाद जो और वह दोनों एक साथ रहेगा। उसके बाद जितना, उसके बाद कुछ वाक्य रहेगा। इस प्रकार से डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जितना लिखेगा पहले, उसके बाद कुछ और मतलब कि उसका सेंटेंस रहेगा, उसके बाद फिर उतना रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ मतलब कि सेंटेंस रहेगा, लंबा किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप इस प्रकार से समझिए। उसके बाद जैसा वैसा, तब जब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर यदि, तो यहाँ पे अगर या फिर यदि रहेगा फिर तो रहेगा, उसके बाद अगर रहेगा फिर तो रहेगा। किसी में भी एग्जाम्पल में आप लोग सारा समझ जाइएगा। उसके बाद आदि, मिश्रित यानी कि मिले जुले हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहेंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि अब इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। क्या कहा गया है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसमें से आप क्या समझते हैं कि यहाँ बीच में क्या है, तो बीच में की दिया हुआ है। और आप ऊपर में देखिए तो ऊपर में यहाँ पे की दिया हुआ है उसका चिन्ह, ठीक है। तो चिन्ह यहाँ पे की है, तो मतलब कि आप मिश्रित वाक्य हो गया। अगला इसका एग्जाम्पल है कि जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। क्या कहा गया है, जो कमरा में बैठा है वह लड़का मेरा भाई है। तो इसमें से क्या है कि यहाँ पे जो है और यहाँ पे वह है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो और वह कहीं होगा ही। देखिए दूसरे में की के बाद ही जो है, उसके बाद यहाँ वह है। कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे बताए था ना कि डैश कहने का मतलब क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो, ठीक है, जो और वह आया, उसके बीच में कुछ सेंटेंस दिया हुआ है। तो यही हो गया आपका जो डैश आपको इस प्रकार से बताया गया था, तो वही हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद क्या कहा गया है, अगला है, देख सकते हैं अगला एग्जाम्पल कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए कि यदि और अगर है तो होगा। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि और यहाँ पे तो, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका हो गया मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि वाक्य के तत्व। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तत्व को जानते हैं अच्छे से। तत्व को थोड़ा मतलब कि डीपली से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसका पार्ट को बताया गया है कि कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से जान जाइएगा, अभी बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सार्थकता। तो सार्थकता का क्या होगा, तो सार्थकता में आपका आएगा कि मतलब कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि सार्थकता मतलब हुआ कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए और सही अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। तो वही हो गया आपका सार्थकता। उसके बाद है आपका
दूसरा नंबर में क्या है, योग्यता। तो योग्यता से क्या समझते हैं, तो योग्यता का मतलब है कि मतलब आप समझिए कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले मतलब कि अर्थ मतलब कि प्रकट जो होगा ना, इसका योग्यता इस प्रकार से होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में लिया गया है कि चाय खाई, ठीक है, तो चाय खाई थोड़ी जाती है, चाय पी जाती है। तो मतलब कि जो लिंग है या फिर वचन है, इसमें मतलब कि अच्छे से इसको व्यवस्थित रूप से लगाना होता है, वही कहलाता है आपका योग्यता। उसके बाद है तीसरा नंबर में आकांक्षा। आकांक्षा मतलब क्या समझते हैं, तो इच्छा, ठीक है, इसमें भी इच्छा प्रकट होगी। अब कौन से मतलब कि क्या इच्छा प्रकट होगी, तो इच्छा यह प्रकट होगी, तो मतलब कि कर्ता जो है यानी कि जो भी आदमी है, ठीक है, उसके बारे में जानने की इच्छा प्रकट होगी। किसके बारे में, तो कर्ता के बारे में जानने की इच्छा प्रकट होगी, इच्छा होगी, ठीक है। आकांक्षा मतलब इच्छा प्रकट होगी, क्या इच्छा प्रकट होगी, तो कर्ता के बारे में जानने की। उसके बाद है निकटता। निकटता से क्या समझते हैं, तो निकटता का मतलब हुआ आपका कि बोलते या फिर लिखते समय, ठीक है, लिखते या फिर बोलते समय शब्दों को परस्पर निकटता में होना चाहिए। अब निकटता में होना चाहिए मतलब कि आप रुक रुक के यदि बोल रहे हैं तो वह आपका वाक्य नहीं बनेगा, या फिर आप रुक रुक के लिख रहे हैं यानी कि बहुत दूर दूर पे लिख रहे हैं तो वह आपका वाक्य नहीं बनेगा, वह आपका क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, ठीक है। तो यदि आपको वाक्य बनाना है तो क्या करना होगा, निकटता को ध्यान में रखना होगा, यानी कि आपको थोड़ा सटा कर थोड़ा लिखना होगा, मतलब कि उचित दूरी पर लिखना होगा। या फिर आपको जिस प्रकार से अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो इसमें निकटता है, ठीक है। निकटता यदि नहीं रहेगी तो एक वाक्य बोले, उसके बाद रुक गए, फिर एक वाक्य बोले, तो यह आपका वाक्य थोड़ी बनेगा, मतलब कि एक वो आपका शब्द बन जाएगा। तो यहाँ आपका निकटता भी अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद है पदक्रम। तो पदक्रम का मतलब क्या समझते हैं, तो पदक्रम का मतलब होता है कि पद का क्रम यानी कि उचित क्रम, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि चांदनी रात सुहावनी होती है, ठीक है, इसको इस प्रकार से सुव्यवस्थित किया जा सकता है। लेकिन इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं जैसे कि सुहानी है रात होती है चांदनी, ठीक है, तो इस प्रकार से बोलेंगे तो ये आपका पदक्रम थोड़ी हुआ। आपको इस प्रकार से यदि बोल रहे हैं कि सुहावनी है रात होती चांदनी, तो इसको आपको व्यवस्थित करके लिखना है, यानी कि चांदनी रात सुहावनी होती है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए कि पदक्रम मतलब क्या, कि सभी क्रम बाय क्रम इसको मतलब कि सीरीज में आपको वर्ड को रखना है, यानी कि शब्दों को रखना है, ताकि आपका वर्ड जो मतलब कि सेंटेंस जो बने वह सार्थक रूप से बने। सार्थक करने का मतलब क्या हुआ, कि सार्थक मतलब कि उसका कुछ अर्थ निकल आए। उसके बाद अगला है अन्वय, ठीक है, तो अन्वय किसे कहेंगे, तो अन्वय किसको कहेंगे, तो इसका अन्वय का मतलब समझिए कि मेल खाना। अब मेल किसमें खाना, तो आपका लिंग हो गया, वचन हो गया, पुरुष हो गया, काल हो गया, कारक हो गया, इसमें से मतलब कि ठीक ठीक मेल खाना चाहिए, ठीक है। ठीक ठीक मेल खाना ही आपका क्या कहलाता है, जैसे कि अन्वय कहलाता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए कि बालक और बालिकाएं गई, ठीक है। यहाँ पे लिखने का जो जगह है लेकिन लिखाएगा, देखते हैं, ठीक है। बालक और बालिका, ठीक है, बालिकाएं बालिकाएं गई। तो इसमें यह सही है कि गलत है, आप लोग बताइए कि बालक और बालिकाएं गई, तो इसमें क्या होगा, यह गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ गए थोड़ी होगा, यहाँ बालक भी है और बालिकाएं भी है, तो यहाँ गई नहीं होगी। गई तो आपका लड़की के लिए है कि बालिकाएं गई। उसके बाद यहाँ पे बालक तो भी है, तो बालक है तो क्या करना होगा, तो बालक और बालिकाएं गए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, गए, ठीक है, गए होना चाहिए था, बालक और बालिकाएं गए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो वाक्य के तत्व कितने हैं, तो 6 तत्व है। कौन कौन से, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला है बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है, कि हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है, यानी कि कौन कौन से हैं उसको आप लोग को बताना है। विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि विराम चिन्ह आपको कहाँ कहाँ लगाना है। यदि आप कहीं कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको आपको उचित रूप से मतलब कि विराम चिन्ह तो लगाना ही होगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि किसमें को मतलब कि यहाँ पे नाम दिया गया है। सबसे पहले क्या है, नाम है, उसके बाद चिन्ह है, ठीक है। तो नाम देखिए कि सबसे पहला है आपका अल्प विराम। अल्प विराम किसको कहेंगे, तो कोमा को कहेंगे। यहाँ पे आपको इसका देख सकते हैं कि कोमा है, ठीक है, तो कोमा को क्या कहेंगे, अल्प विराम। उसके बाद है अर्ध विराम। अर्ध विराम कैसे होगा, तो एक बिंदी रहेगा, उसके नीचे कोमा रहेगा, उसके नीचे कोमा रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, तो आप अल्प विराम कहेंगे। उसके बाद है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब हिंदी में पूर्ण विराम लगता है जहाँ सेंटेंस यानी कि वाक्य का जहाँ पे अंत होता है वहाँ पे रखता है इस प्रकार का, ठीक है। तो इस प्रकार के जो डैश लगता है, डैश बोल रहे हैं, तो ये पूर्ण विराम हो गया, ठीक है, यह आपका पूर्ण विराम हुआ। अगला है आपका उप विराम। उप विराम क्या होगा, तो जो बिंदी आप लोग देखे होंगे, जैसे कि कहीं पे संधि विच्छेद में भी आप लोग देखे होंगे, जैसे कि प्रातः काल, इसका एग्जाम्पल में प्रातः काल हुआ, तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगा है, तो इसमें विराम चिन्ह आपका लगा है, उप विराम चिन्ह लगा है। उसके बाद है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका इस प्रकार से होता है। उसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि डैश होता है। उसके बाद है आपका कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह में भी आपका 3 प्रकार का कोष्टक होता है। एक होता है लघु कोष्टक, एक होता है आपका
मतलब कि दीर्घ कोष्ठक और एक होता है आपका मंझला टाइप का कोष्ठक होता है। तो यहाँ पे तीनों कोष्ठक को भी दिखाया गया है। जो आपका बाहर में है, सबसे बाहर में आप लोग इधर और इधर सबसे बाहर में है, वह है आपका सबसे बड़ा कोष्ठक है। उसके बाद मध्यम कोष्ठक है, उसके बाद लघु कोष्ठक है। उसके बाद अगला है कि उदाहरण चिन्ह के लिए इस प्रकार से होगा। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो अभी आप लोगों को ऊपर में बताए भी थे कि विस्मयादि बोधक इस प्रकार से होगा चिन्ह इसका। उसके बाद इधर भी है लाघव चिन्ह यानी कि इस प्रकार से होगा, या तो वह डिग्री के जैसा होगा गोल, या फिर वह आपका होगा एक पॉइंट के रूप में होगा, यानी कि अंग्रेजी में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, पॉइंट वाला कहाँ किया जाता है, तो लघु चिन्ह आपका यूज किया जाता है मतलब कि अंग्रेजी में। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह भी आपका डैश हो गया, यानी कि यह आपका कहाँ होगा, यह लंबा डैश होता है, यह आपका लंबा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक है आपका, देखिए इधर देखिए कि योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह जो होगा यह आपका छोटा होगा। अब इसका एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाइए कि योजक चिन्ह में आपका आएगा जैसे कि माता और पिता। एग्जांपल ले रहे हैं कि माता और पिता में जो डैश लगता है वही होगा आपका योजक चिन्ह, लेकिन जो निर्देशक चिन्ह होगा यह आपका बड़ा होगा। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे थे कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य के बाद जो डैश दिए थे ना, तो जो डैश होता है, लंबा डैश होता है, उसी को कहते हैं हम लोग निर्देशक चिन्ह। उसके बाद है आपका कि विवरण चिन्ह इस प्रकार से होता है, दो बिंदी के बाद डैश रहेगा। उसके बाद है त्रुटिपूर्वक चिन्ह क्या होता है, त्रुटि, यानी कि कहीं पे आप किसी भी सेंटेंस पे आप गलती कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से करके उसके ऊपर में लिख दिया जाता है, तो वह आपका क्या कहलाएगा, तो त्रुटिपूर्वक, यानी कि आप गलती किए हैं, एरर किए हैं, तो इस प्रकार से। उसके बाद है आपका कौन सा है कि पदलोप चिन्ह इस प्रकार से रहेगा, जो आपने अभी बता रहे थे कि बिंदी बिंदी जैसा रहेगा, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होता है पदलोप चिन्ह। उसके बाद है आपका रेखांकन चिन्ह यानी कि जो बिंदी देने की जगह, जिस डॉट देने की जगह इस प्रकार से डायरेक्ट कर देना। ठीक है, इस प्रकार से आपका रहेगा, लाइनिंग रहेगा नीचे की ओर, मतलब कि उसमें मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें रिक्त स्थान को भरने वाला में भी इस प्रकार से रहेगा, या फिर पदलोप होगा या फिर रेखांकन होगा। तो आई होप कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद है आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह यानी कि एस, यहाँ पे एस के थ्रू दिखाया गया है, लेकिन यह इस प्रकार से नहीं होता है, यह होता है आपका इस प्रकार से, जैसे कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, या फिर इस प्रकार से हो जाता है, तो यह आपका हो जाएगा एस मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद है आपका क्या है कि समानता सूचक चिन्ह, समानता यानी कि बराबर यानी कि इक्वल टू का साइन है आपका समानता सूचक चिन्ह। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था आपका विराम चिन्ह, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। इससे प्रश्न मतलब कि 2 से 3 प्रश्न आपका पेपर 1 में पूछी जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे बता दिया गया, ताकि आप मतलब कि पेपर 1 को भी क्वालिफाई कर सके। अब अगला है इसका एमसीक्यू प्रश्न, तो यहाँ से एमसीक्यू आपका शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एमसीक्यू को। तो आप लोग जितना मतलब कि ऊपर में पढ़े हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ पे खुद से चाहिए मतलब कि आप लोग खुद से अपने मन में ही मतलब कि दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि सबसे पहले अपना जो आंसर है वो खुद से देने का कोशिश करेंगे, उसके बाद मतलब कि मेरा आंसर को सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसका कि वाक्य क्या है। तो वाक्य क्या है कि भाषा की मुख्य एवं सार्थक इकाई है, भाषा का सारांश है, भाषा की लघु इकाई है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाषा की मुख्य एवं सार्थक इकाई। यानी कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के सार्थक समूह को कहते हैं। तो यहाँ पे जब सार्थक दे दी गई है तो यहाँ पे आप लोग समझने जाना चाहिए था कि यहाँ पे आपका भाषा की मुख्य एवं सार्थक इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। तो अभी बताए हैं, ठीक है, कि क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा, उसके बाद आपका वाक्य का शब्द कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाक्य कहलाएगा। अब अगला प्रश्न है कि वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व निर्धारित किए गए हैं। क्या कहा गया है, वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व निर्धारित किए गए हैं। तो कितने तत्व निर्धारित किए गए हैं, अभी पढ़े थे लास्ट टाइम में कि कितने तत्व थे। तो इसका तत्व था कुल कितना था, तो कुल 6 तत्व थे। अब कौन कौन से थे कि सार्थकता था, योग्यता था, आकांक्षा था, निकटता था, उसके बाद पदक्रम था, उसके बाद अन्वय था। तो सारा चीज़ को देखे थे एक एक कर करके। तो चलिए अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न की क्या है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वाक्य के अनिवार्य तत्वों में से एक है। तो अनिवार्य तत्वों में से अभी जो 6 अभी अनिवार्य तत्व बताएं, सो उसमें से एक कौन सा है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम है, या फिर पदक्रम है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पदक्रम है। पदक्रम का मतलब क्या समझ रहे थे कि पदों को मतलब कि क्रम बाय क्रम, यानी कि सीरीज में आप जैसे जो जहाँ लगना चाहिए वैसे लगाया गया है, उसको कहेंगे पदक्रम। ठीक है, अब अगला प्रश्न है इसका कि रविंद्र जाता है दिल्ली। तो इस वाक्य में किस तत्व का दोष है। तो इसमें क्या कौन सा जो कहा गया है कि रविंद्र जाता है दिल्ली,
रविंद्र कहाँ जाता है? तो दिल्ली जाता है। तो इसमें से वाक्य का कौन तत्व का दोष है? दोष इसमें कौन सा का दोष है कि अन्वय का है, उसके बाद आकांक्षा का है, योग्यता का है या फिर पदक्रम का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पदक्रम होगा। पदक्रम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पद जो है वह गड़बड़े तरीका से लिखा गया है। यहाँ पे कहा भी गया है कि दोष है, तो किसका दोष है? पदक्रम का दोष है। यहाँ किस प्रकार से होना चाहिए कि रविंद्र दिल्ली जाता है, यह सही वाक्य आपका क्या होता है कि रविंद्र दिल्ली जाता है, तो इसमें पदक्रम का दोष है। अगला प्रश्न है कि सुरेश पानी में पकौड़े तलता है। किसमें पकौड़े तलता है? तो पानी में। इस वाक्य में किस तत्व का अभाव है? क्या कहा गया है? इस वाक्य में किसका अभाव है? योग्यता का, सार्थकता का, अन्वय का या फिर आसक्ति या निकटता का? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि योग्यता का। योग्यता किसमें कहे थे? अभी योग्यता को बताए भी थे अच्छे से कि योग्यता किसको कहेंगे? तो योग्यता कहेंगे कि इसमें से मतलब कि जो आप मतलब लिंग जो वचन है इसमें सही सही तरीके से लगाना। जैसे कि चाय खाई, एग्जाम्पल भी आपको दिए थे कि चाय खाई नहीं जाती है बल्कि पी जाती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है इसका कि रोता है। तो रोता है इस वाक्य में किस तत्व का कमी है? किस तत्व की कमी है कि रोता है? सिर्फ यहाँ पे कहा गया है रोता है, तो आसक्ति या निकटता का, आकांक्षा का, उसके बाद अन्वय का या फिर पदक्रम का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आकांक्षा का, यानी कि इच्छा जागृत हो रही है इसमें से कि रोता है। अब बात आएगा रोता है, खाली कोई बोल देगा रोता है, तो कौन रोता है? हम लोग को तो जानने की इच्छा होगी ना कि कौन रोता है, तो वही इच्छा है जो कर्ता को जानने का, वही होता है आपका आकांक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? यहाँ पे आप लोगों को बताए भी थे, एक होता है संरचना और एक रचना, उसी में होता है। संरचना कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी, कहीं कहीं रचना देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कहा गया है संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद, 7 भेद, 5 भेद या फिर 3 भेद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल या फिर साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, उसके बाद मिश्रित वाक्य, तो ये 3 होते हैं। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? क्या कहा गया है? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद, 10 भेद, 4 भेद या फिर 3 भेद? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 भेद होते हैं। अब बात आती है कि 8 भेद तो है, लेकिन कौन कौन से भेद हैं? तो 8 भेद में आपका कौन कौन सा भेद है? तो यह है आपका सबसे पहले है विधानवाचक, दूसरे नंबर पे है निषेधवाचक, तीसरे नंबर में है आज्ञावाचक, चौथे नंबर में है प्रश्नवाचक, पाँचवें नंबर पे है इच्छावाचक, छठे नंबर पे है आपका संदेहवाचक, उसके बाद 8वां नंबर में 7वां नंबर में क्या है? विस्मयादिवाचक, उसके बाद है लास्ट में क्या है? संकेतवाचक। ठीक है, तो यही अभी आप लोगों को ऊपर में पढ़ाया भी गया था। तो कितने हैं? अर्थ के आधार पे 8 है, जिसका नाम भी आप लोगों को अभी बता दिया गया। अगला प्रश्न है समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। तो समुच्चय बोधक द्वारा कौन जुड़े होते हैं? मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य? तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है। ठीक है, साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य। आप लोगों को बताया भी गया होगा कि सरल वाक्य सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए जाया जा रहा है। आप लोग सोचिएगा कि नहीं साधारण और संयुक्त सरल तो एक ही होता है, तो यहाँ पे दूसरा कुछ होगा, तो इसलिए यह आपका सही मतलब कि नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही है। उसके बाद कौन सा इसका होगा कि समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं वह समुच्चय द्वारा जुड़े होते हैं। समुच्चय का चिन्ह भी आप लोगों को बताया होगा, और, या, एवं, किंतु, परंतु, पर, इस प्रकार से जितने भी रहेंगे वह आपका क्या आएगा? तो संयुक्त वाक्य में आएंगे। अगला प्रश्न है किस वाक्य में उद्देश्य और विधेय एक एक ही होते हैं? क्या कहा गया है? एक एक ही होते हैं। ठीक है, तो सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, मिश्रित वाक्य में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होते हैं और एक विधेय होते हैं। जैसे राम जाता है, तो राम जाता है में क्या होगा? राम हो गया आपका उद्देश्य, जाता है क्या होगा? तो विधेय। तो ठीक है, तो इसमें एक उद्देश्य एक विधेय, यह आपका हो गया सरल वाक्य। अगला प्रश्न है जो वाक्य इच्छा का बोध कराए कहलाता है। जो इच्छा का बोध करा रहा है उसको क्या कहेंगे? विधानार्थक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य, संकेतार्थक बोध वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इच्छा बोधक कहलाएगा। यहाँ पे इच्छा का तो ये दिया गया है कि इच्छा बोध, तो इच्छा बोध तो इच्छा बोधक हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है घृणा का बोध कराने वाला वाक्य कहलाता है। तो घृणा का बोध कौन करवाता है? निषेधावाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या फिर संदेहार्थक वाक्य? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें से आपका शोक, घृणा, आश्चर्य,
उसके बाद उत्साह, ये सारा चीज़ रहेगा, वह आपका क्या कहलाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, जिस वाक्य से किसी काम का होने का बोध हो वह कहलाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, विधानार्थक वाक्य कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा, इच्छा बोधक वाक्य कहलाएगा, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विधानार्थक वाक्य कहलाया जाएगा, कि इसमें काम होने का बोध करवाएगा, वह आपका विधान होता है। उसके बाद एक होता है आपका कि नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इसमें सिर्फ नहीं जोड़ दिया जाएगा ना, तो वह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी काम का होने का बोध हो जा रहा है, ठीक है, तो इसमें नहीं होगा, तो वह आपका नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संदेह बोधक कराने वाला वाक्य कहते हैं, संदेह बोध कराने वाले वाक्य को क्या कहलाता है, संदेहार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, सरल वाक्य, या फिर कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संदेहार्थक वाक्य, यानी कि संदेहवाचक इसको बोल सकते हैं, तो यही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अब अगला प्रश्न है, उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के आगे उसके प्रकार से संबंधित विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है, कि 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि विद्वान, यहाँ पे व्यक्ति होगा, ठीक है, विद्वान व्यक्ति ने सभा में कहा कि आलोचना भी मर्यादित होना चाहिए, यहाँ व्यक्ति कर दीजिए, सुधार कीजिए थोड़ा, कि कौन सा हो जाएगा, कि क्या कहा गया है, कि विद्वान व्यक्ति ने कहा कहा कि आलोचना भी मर्यादित होना चाहिए, तो कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर मिश्रित वाक्य। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिश्रित वाक्य। अब क्यों है मिश्रित वाक्य, क्योंकि यहाँ पे की लगा हुआ है, तो की जिसमें लगा हुआ रहेगा वह क्या होगा, तो वह होगा आपका मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है कि अच्छे शिष्य आज्ञाकारी होते हैं, अच्छे शिष्य आज्ञाकारी होते हैं, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि साधारण वाक्य, जिसको सरल वाक्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्या कहा कि भ्रष्ट काल मतलब कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, या फिर संयुक्त वाक्य, या फिर सरल वाक्य। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिश्रित वाक्य। अब क्यों है मिश्रित वाक्य, क्योंकि यहाँ पे की आ गया है, ठीक है, तो की आया है तो आप लोग क्या समझिए कि मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, यद्यपि वह अस्वस्थ है फिर भी लेखन क्षेत्र में सक्रिय है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो यह आपका कौन सा आंसर कौन सा वाक्य है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि मिश्रित वाक्य होगा। यहाँ पे यद्यपि दिया गया है, यद्यपि और फिर, तो यह आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज बहुत पानी गिरा है, तो यह कौन सा वाक्य है, उपवाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरल वाक्य है। उपवाक्य तो नहीं बताए हैं कि उपवाक्य क्या होता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया गया था। मिश्र वाक्य जो था उसमें एक आपका उपवाक्य रहेगा और एक आपका आश्रित वाक्य रहेगा, तो यहाँ पे मतलब कि यूज किया गया था, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि वह न सिर्फ मेधावी है बल्कि परिश्रमी भी है, तो यह कौन सा वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिश्रित वाक्य। क्यों है मिश्रित वाक्य, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कि मिश्रित वाक्य क्यों है, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होना चाहिए आपका संयुक्त वाक्य होना चाहिए। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे बल्कि दिया हुआ है, बल्कि, किंतु, परंतु, यह आपका किस में आएगा, तो वह आपका संयुक्त वाक्य में आएगा, मिश्रित वाक्य में नहीं आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, शीला व्यवहार में बिल्कुल वैसी है जैसी उसकी माता जी है, तो यह कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्रित वाक्य। क्यों होगा मिश्रित वाक्य, वैसी और जैसी, यह दो आ गया है, इसीलिए आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरेश घर जाकर सो गया, कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है, उसके बाद एक विधेय है, तो यह आपका सरल वाक्य हो गया। अगला प्रश्न है, बेटे के आने पर माँ खुश हो गई, ठीक है, माता के आने पे जो माँ है वह खुश हो गई, तो यह कौन सा वाक्य है, आपका सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरल वाक्य है। यहाँ पे मत सोचिएगा कि यहाँ पर लगा हुआ है तो सरल वाक्य, तो आप लोग मतलब कि यह एक लोता ऐसा है कि जिसमें पर भी लगा हुआ है फिर भी यहाँ आपका सरल वाक्य ही होगा, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कहते हैं कि ईर्ष्या नारी का दूसरा रूप होता है, क्या हुआ कि कहते हैं कि ईर्ष्या नारी का दूसरा रूप है, तो कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिश्रित वाक्य। यहाँ पे की लगा हुआ है, मिश्रित वाक्य हो गया। अगला प्रश्न है, या तो तुम अपना आचरण सुधार लो या मिलने वाले दंड के लिए तैयार रहो, तो यहाँ पे या लगा हुआ है, देखिए या लगा हुआ है, तो कौन सा वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
बी यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने उसे पढ़ाया है इसलिए मेरा उस पर अधिकार भी बनता है। तो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयुक्त वाक्य। यहाँ पे दो वाक्य है, एक है मैंने उसे पढ़ाया है और उसके बाद इसलिए, यहाँ पे इसलिए जोड़ा गया, उसके बाद है मेरा उस पर अधिकार भी बनता है। तो यह क्या होगा? कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, जो सचमुच बड़े होते हैं वे विनम्र भी होते हैं। तो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्रित वाक्य। अब क्यों है? क्योंकि इसमें से दो है, ठीक है, दो है, इसमें से आपका जो लगा हुआ है और वे लगा हुआ है, तो इसीलिए आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल दी। तो इसमें से कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, उसके बाद आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। यहाँ पे और लगा हुआ है बीच में। अगला प्रश्न है, आशीष के पास बुद्धि है और मयंक के पास धन है। तो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयुक्त वाक्य। यहाँ पे और लगा हुआ है। तो आप लोगों को इतना प्रश्न मतलब कि करवा दिया जाएगा ना, तो आप लोग मतलब कि सोच भी नहीं सकते हैं कि आप लोग एग्जाम सेंटर में गलती करवाइएगा। आप लोग का बिल्कुल भी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो क्या कहा गया है? जब तक और तब तक। यहाँ पे जब तक लगा हुआ है, तब तक लगा हुआ है। कौन सा वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिश्रित वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों ने बंदर को देखा और वे इधर भाग गए। और लगा हुआ है, कौन सा होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उसने मेहनत तो बहुत की किंतु वांछित परिणाम नहीं मिला। क्या कहा गया है? किंतु लगा है। कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयुक्त वाक्य होगा। किंतु लगा हुआ है, ठीक है, किंतु परंतु रहता है संयुक्त वाक्य में। अगला प्रश्न है, वह मांगलिक समारोह में सम्मिलित न हो सका। तो यह कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरल वाक्य, क्योंकि यह तो इसमें एक ही दिया गया है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है, एक है मांगलिक समारोह और एक सम्मिलित ना हो सका। तो यही हो गया आपका दोनों। अगला प्रश्न है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयुक्त वाक्य है। इसमें दो वाक्य है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसमें एक से अधिक मतलब कि उद्देश्य और विधेय रहता है, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है लेकिन कोमा लगा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह लेखक भी है और राजनेता भी। यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे और लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोग उसे मूर्ख समझते हैं। लोग उसे मूर्ख समझते हैं, कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, यह वही चोर है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, मिश्रित वाक्य। अब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जिसको लगा हुआ है उसके बाद यहाँ यह लगा हुआ है, तो यह आपका मिश्रित वाक्य होगा। यदि यह दोनों नहीं लगा रहता कि सिर्फ रहता वही चोर है पुलिस ने पकड़ा था, तो इसका आंसर क्या होता? फिर आपका संयुक्त वाक्य हो जाता, लेकिन यह और जिसको लगा हुआ है इसलिए आपका होगा मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, हम बच्चों को संस्कार देने चाहिए। हमें बच्चों को संस्कार देना चाहिए। तो इसमें कौन सा मतलब कि वाक्य होगा? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, वह ईमानदार है परंतु थोड़ा सनकी भी है। तो इसमें कौन सा होगा? यहाँ पे परंतु लगा हुआ है। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य को चिन्हित करिए। तो सरल वाक्य को चिन्हित करने बोला जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? कि यह वही छात्र है जिसने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद है, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए चंदा नहीं दे सका। अगला प्रश्न है, वह संपन्न होने पर भी सुखी नहीं है। उसके बाद अगला है आपका कि प्रधानाचार्य ने बताया कि मंगलवार को अवकाश रहेगा यानी कि छुट्टी रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वह संपन्न होने पर भी सुखी नहीं है। अब ये सब में जो आपका 3 और ऑप्शन दिया हुआ है उसके बारे में भी जानते हैं कि कौन कौन सा है। कि यह और जिसने लगा हुआ क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए, यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है तो क्या होगा? तो यह होगा संयुक्त वाक्य। अगला है कि यहाँ पे की लगा हुआ है, अगला में मतलब डी नंबर वाला में, तो यह हुआ आपका मिश्रित वाक्य।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य को चिन्हित करिए। तो सरल वाक्य को चिन्हित करने बोला जा रहा है, सरल वाक्य, ठीक है। तो कौन सा होगा? वह प्रतिदिन यहाँ आता है, शो खत्म हो गया और सभी दर्शक घर चले गए। उसने मान लिया कि उसका निर्णय गलत था। वह अच्छा कलाकार है परंतु अच्छा इंसान मतलब कि इंसान अच्छा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिदिन यहाँ आता है। उसके बाद और 3 जो बता हुआ ऑप्शन है उसमें से कौन सा है? और लगा हुआ है मतलब कि संयुक्त वाक्य। उसके बाद की लगा हुआ है तो मिश्रित वाक्य। इसमें से डैश लगा हुआ है और वह और पर, मतलब कि यह कौन सा होगा? यह आपका संयुक्त वाक्य ही होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य को चिन्हित करिए। तो सरल वाक्य को चिन्हित करने बोला जा रहा है। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया है, या फिर सुबह हुई और वह आ गया। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, या फिर राहुल धीरे धीरे लिखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राहुल धीरे धीरे चल लिखता है। उसके बाद यहाँ पे की लगा हुआ है, मिश्रित वाक्य और लगा हुआ है मतलब कि संयुक्त वाक्य। उसके बाद जो बड़े हैं उन्हें, जो और उन्हें लगा हुआ है, तो इसमें भी आपका क्या होगा? मिश्रित वाक्य ही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य को चिन्हित करिए। तो सरल वाक्य को चिन्हित करने बोला जा रहा है। तो कहा गया है ऑप्शन में कि जब मेहमान विदा हुए तब हम सोने चले गए। मैंने एक घायल व्यक्ति को देखा। उसका मुझे बताओ कि तुम इस उलझन में हो। उसके बाद अगला है कि कृपया कृपया बता दे कि आपका आगमन कितने देर में होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सरल वाक्य को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह सरल होगा, ठीक है। तो मैंने एक घायल व्यक्ति को देखा। उसके बाद पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जब और तब लगा हुआ है, मिश्रित वाक्य होगा। उसके बाद यहाँ पे की लगा हुआ है, मिश्रित वाक्य होगा सी नंबर में। उसके बाद इसमें क्या होगा? इसमें भी की लगा हुआ है डी नंबर में, तो यह भी आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य को चिन्हित कीजिए। इसमें भी आपको सरल वाक्य को चिन्हित करना है कि मदन पुलिस में भर्ती होने की योग्य नहीं है। आज सुबह तेज धूप निकली और शाम को तेज बारिश हुई। उसके बाद है आपका संभावना है कि आज तेज बारिश हो। उसके बाद अगला है आपका कि मुझे खुशी है कि उसका मतलब कि भाग्योदय हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह आज सुबह तेज धूप निकली। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर सरल वाक्य बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदन पुलिस में भर्ती होने योग्य नहीं है। तो यह हो जाएगा आपका सरल वाक्य। यहाँ पे और लगा हुआ है, इसका मतलब संयुक्त वाक्य। की लगा हुआ है दोनों में, तो यह आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्रित वाक्य को चिन्हित करिए। तो मिश्रित वाक्य को इसमें चिन्हित करना है, तो कौन सा हो जाएगा? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, या फिर आकाश में बादल गरजता है, या फिर सचिन आम खा रहा है, या फिर वह पंडित है किंतु हठी है। ठीक है, हठी है या मतलब कि ठगने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मिश्रित वाक्य बोला गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है। यहाँ पे जिसने लगा है और वह लगा हुआ है, तो यह आपका मिश्रित वाक्य होगा। उसके बाद आकाश में बादल गरजता है, क्या कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। सचिन आम खा रहा है, सरल वाक्य होगा। वह पंडित है किंतु हठी है, तो इसका सही आंसर होगा आपका संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पे किंतु लगा हुआ है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्रित वाक्य को चिन्हित करिए। तो मिश्रित वाक्य को चिन्हित करना है कि विश्वास प्राप्त करने के लिए मन लगातार काम करना होगा। उसका रंग गोरा है। शाम हुई और वह दुकान बंद कर चला गया। उसके बाद मुझे खेद है कि वह आज यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुझे खेद है कि वह आज मतलब कि यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? तो यह होगा आपका मिश्रित वाक्य। उसके बाद शाम हुई और वह दुकान बंद कर चला गया, यह होगा संयुक्त वाक्य। वह मतलब उसका रंग गोरा है, सरल वाक्य होगा। उसके बाद करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करना होगा, तो यह भी आपका सरल वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य को चिन्हित करिए। तो मिश्र वाक्य को चिन्हित करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसा बनोगे वैसा मतलब कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उसके बाद कमलेश गूंगा है, काम की बात करो। वह बीमार हो गया इसलिए यात्रा को टालना पड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा और वैसा आया है, मिश्रित वाक्य होगा। कमलेश गूंगा है, सरल वाक्य होगा। काम की बात करो, सरल वाक्य होगा। वह बीमार हो गया इसलिए यात्रा को टालना पड़ा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य को चिन्हित करिए। मिश्र वाक्य को चिन्हित करने के लिए बोला जा रहा है कि आशा की शादी होने वाली है, यदि कोई वचन दो तो उसे निभाओ। उसके बाद शेखर उदास है, या फिर राकेश ने बल्ला उठाया और स्टेडियम में पहुंच गया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आशा की शादी
सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यदि कोई वचन दो तो उसे निभाओ। यदि और तो, ठीक है, यदि और तो या मिश्रित होगा। आशा की शादी होने वाली है, सरल वाक्य। शेखर उदास है, सरल वाक्य। राकेश ने बल्ला उठाया और स्टेडियम पहुंच गया, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्रित वाक्य को चिन्हित कीजिए। मिश्रित वाक्य को चिन्हित करना है, वह इतना इतना थका हुआ है कि लेटते ही सो गया, वह सोने का समय नहीं है। उसके बाद मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मिश्रित वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, वह इतना थका हुआ था कि लेटते ही सो गया। की लगा हुआ है मिश्रित वाक्य, वह सोने का समय नहीं था, यह होगा आपका कौन सा? तो यह होगा सरल वाक्य। मरीज धीरे धीरे सोने लगा, सरल वाक्य। वह तुम्हारा पीछा करूंगा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, इसका क्या होगा? सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चिन्ह मतलब कि चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य को चयन करना है कि परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? उसके बाद है, जो परिश्रम करता है वह आगे बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, और लगा हुआ है संयुक्त वाक्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन करिए। संयुक्त वाक्य को चयन करना बोला जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुझे मुझे तार मिला और मैं तुरंत चल पड़ा। मतलब कि मुझे तार मिला, ठीक है, और मैं तुरंत चल पड़ा। यहाँ पे कार कर सकते हैं, कार चल मिला। जो ही मुझे तार मिला त्यों ही मैं चल पड़ा, इसमें भी आप कार कर सकते हैं। उसके बाद है, बिजली बिजली जोर से चमकी, या फिर मनोज जो पुस्तक खोज रहा था वह उसे मिल गया। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुझे कार मिला और मुझे तुरंत चल पड़ा, मतलब कि मैं तुरंत चल पड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इसने भी संयुक्त वाक्य को चयन करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यदि दिनचर्या नियमित रखोगे तो अवश्य मतलब कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह यहाँ लाल लाल पेड़ मिलते हैं, यहाँ लाल पेड़ मिलते हैं। वह या तो स्वयं आएगा या सहायता के लिए किसी और को भेजेगा। कविता जौनपुर चली गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कि मतलब कि संयुक्त वाक्य बोला गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वह या तो स्वयं आएगा या सहायता के लिए किसी को भेज देगा। या लगा हुआ है मतलब कि संयुक्त वाक्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है? महेंद्र वहां पहुंचा और खाने में जुट गया, मुझे आराम की ज़रूरत है, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे क्षमा कर दोगे, या फिर वह मेरा हाथ बांटता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र वहां पहुंचा और खाने में जुट गया। यह होगा आपका संयुक्त वाक्य। उसके बाद अगला है ऑप्शन कि मुझे आराम की ज़रूरत है, सरल वाक्य। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे क्षमा कर दोगे, यह होगा आपका मिश्रित वाक्य। वह मेरा हाथ बांटता है, तो इसका सही आंसर होगा सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। क्या कहा गया है? संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है? करो या मरो। भाई के चले जाने से रागिनी उदास हो गई है। तो अगला है आपका, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तुम जल्द स्वस्थ हो गए। अगला प्रश्न है कि बारिश में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करो या मरो। इसमें या लगा हुआ है, यानी कि संयुक्त वाक्य। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के आगे उसके प्रकार से संबंधित विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न है आपका कि पहले पूरा काम निपटाओ फिर जाकर स्नान करो। तो कौन सा प्रकार का है आपका? इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञार्थक वाचक है, या फिर मतलब कि विधानार्थक है। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आज्ञार्थक है, क्योंकि पहले निपटाने कहा जा रहा है। पहले पूरा काम निपटाओ उसके बाद जाकर स्नान करो। यह कोई दूसरा आदमी बोल रहा है, वह खुद थोड़ी बोल रहा है, यह दूसरा आदमी बोल रहा है, तो ये आज्ञार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुम सफलता के शिखर को छुओ, यह कामना है। तो इसमें क्या है? इच्छाबोधक है, उसके बाद आज्ञार्थक है, संदेहार्थक है, या फिर निषेधात्मक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इच्छाबोधक है। मतलब कि इच्छा है उसका इच्छा क्या है कि तुम सफलता के शिखर को छू लो, तो यही उसका इच्छा है। ठीक है। मेरा भी यही इच्छा है कि आप लोग भी मतलब कि अपने सफलता की सीढ़ी को जरूर से मतलब कि अचीव कीजिए। अब अगला प्रश्न है कि मोहन नहीं आने वाला है। तो इसमें कौन सा है आपका? संदेहार्थक है, स्वीकार्य है, बलदायक है, या फिर नकारात्मक है, यानी कि निषेधवाचक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नकारात्मक है, यानी कि निषेधवाचक है, यानी कि नहीं लगा हुआ है, यानी कि निषेधवाचक। अगला प्रश्न है, वाह कैसा अद्भुत दृश्य है। इसमें कौन सा है आपका वाक्य? विस्मयादि बोधक, इच्छा बोधक, विधान बोधक, विधानार्थक, या फिर संदेहार्थक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विस्मयादि बोधक है। अगला प्रश्न है, वहाँ जाओ। तो वहाँ जाओ में कौन सा है? प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक वाचक, अनुरोधक वाचक, या फिर निषेधवाचक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
आज्ञार्थक, यानी कि वहाँ जाओ, वह खुद नहीं जा रहा है, दूसरों को भेज रहा है, यानी कि आज्ञार्थक। अगला प्रश्न है कि क्या तुम स्वस्थ हो गए हो? तो संदेहार्थक है, इच्छाबोधक है, प्रश्नवाचक है या फिर निषेधात्मक है। तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा? तो इसमें पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यानी कि इसमें प्रश्नवाचक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ऐसी संभावना है कि अगले वर्ष तक वह अमेरिका से लौट आएंगे। तो इसमें इसका कौन सा मतलब कि सही आंसर है? इसमें आदिबोधक, संदेहार्थक या फिर इच्छाबोधक या फिर निषेधावाचक। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसमें संभावना किया जा रहा है, संभावना किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी संदेहार्थक होगा। इसमें संदेहार्थक में क्या क्या आता है? इसमें संदेह होगा या फिर संभावना होगा, तो वह होगा आपका संदेहार्थक। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अनुकर्मांक कितना है? इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितना है। तो इच्छाबोधक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या फिर निषेधवाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, उफ, ऐसी भयंकर उमस भरी गर्मी पहली बार देखी है। तो इसमें क्या है? उफ, ऐसी भयंकर पहली बार देखी है। संदेहवाचक, उसके बाद संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादिबोधक। अब आप लोग बोलिएगा कि ये आप तो बताए थे कि चिन्ह इसका इस प्रकार रहता है, लेकिन यहाँ पे तो कॉमा दिया हुआ है। लेकिन ऐसे भी होता है कहीं कहीं, मतलब कि कोई कोई ऐसा भी केस होता है जो इस प्रकार से भी होता है। इसीलिए आप लोगों को बोले थे कि वीडियो को मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, मतलब कि इसमें आप बहुत सारी कुछ सीखने को आपको मिलेगी। जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको भी आप लोग सीखिएगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो इसको विस्मयादिबोधक भी कहा जाता है इस प्रकार से, तो वह भी आप लोग जान गए। अब अगला प्रश्न है कि हो सकता है शाम तक भाई साहब घर लौट आए। तो इसमें कौन सा है? संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक या फिर इच्छावाचक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हो सकता है शाम तक भाई साहब घर लौट आए, इसमें मतलब कि संकेत किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संदेहवाचक होगा। ठीक है, इसमें संभावना लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विधिवाचक यानी कि विधानार्थक वाक्य का चयन कीजिए। विधानार्थक कौन है? कि भीम नहाकर लेट गया, वे कब तक लौटेंगे मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम मतलब कि आप क्या समझते हैं? इसमें से आपका संभावना लगाया जा रहा है, या फिर आपका निषेध है। तो निषेध है, नहीं मालूम है मुझे। उसके बाद है, कहा गया है कि क्या आप पहले कभी यहाँ आए हैं। इसके बाद अगला है, परंतु जाकर यह सामान ले आओ। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि भीम नहाकर लेट गया, विधानार्थक होगा। उसके बाद नहीं मालूम नकारात्मक हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव वाला, निषेधात्मक। उसके बाद होगा यहाँ पे आए हैं, यहाँ आए हैं। ठीक है, यहाँ आए हैं मतलब कि क्या है कि क्या आप पहले यहाँ आए हैं, तो उससे पूछ रहा है, प्रश्नवाचक है। क्या आ गया मतलब कि प्रश्नवाचक। तुरंत जाकर सामान ले आओ, ले आओ यहाँ तो मतलब कि खुद नहीं ला रहा है, लाने के लिए कहा जा रहा है, अज्ञार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विधिवाचक यानी कि विधानार्थक वाक्य का चयन कीजिए। विधानार्थक का चयन करना है। क्या आप मुंबई में रहते हैं? उसके बाद इस माह उसने अच्छा लाभ कमाया, सदा सुखी रहो या फिर रुक जाओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इस माह उसने अच्छा लाभ कमाया। अब क्यों होगा मतलब कि ये तो फिर क्या हो जाएगा इसमें? क्या आप मुंबई में रहते हो? तो यह आपका प्रश्नवाचक होगा। सदा सुखी रहो, इसमें आपका मतलब क्या प्रेरणात्मक है। ठीक है, प्रेरणात्मक मतलब कि प्रेरणात्मक ही है, यानी कि आशीर्वाद को दे रहा है। उसके बाद रुक जाओ, रुक जाओ कहने का मतलब है कि दूसरे को बोल रहा है रुक जाओ, ये भी आपका हो जाएगा आज्ञार्थक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विधिवाचक यानी कि विधानार्थक वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा होगा? उन्होंने जमकर नृत्य किया, वाह कितना अच्छा प्रदर्शन है, अपनी अपनी पुस्तकें खोलो या फिर जंग हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्होंने जमकर नृत्य किया, यह विधानार्थक हो जाएगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है कि वाह कितना अच्छा प्रदर्शन है, इसमें विस्मयादिबोधक हो जाएगा। अपनी अपनी पुस्तकें खोलो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आज्ञार्थक हो जाएगा। उसके बाद जंग हो सकती है, जंग हो सकती है यानी कि संभावना है कि हो सकती है या फिर संदेह है, तो संदेहात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विधिवाचक विधानार्थक वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा है? तुम्हारे पास देने का क्या है, ईश्वर आपको सदगति प्रदान करे, मैंने यह कार आज ही खरीदी है, या फिर क्या समय हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंने यह कार आज ही खरीदी है। आज ही खरीदे हैं यानी कि विधिवाचक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विधिवाचक का चयन कीजिए। विधिवाचक का चयन करने बोला जा रहा है, तो कौन सा होगा? उन्होंने रात का भोजन कर लिया, इधर आओ, सोहन यह काम नहीं करेगा। उसके बाद तुमने उसे क्यों पीटा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्होंने रात का भोजन कर लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। निषेधात्मक यानी कि नेगेटिव वाक्य का चयन करना है कि मैं तुम्हारे तर्कों से कतई सहमत नहीं हूँ, मतलब कि तर्कों होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे तर्कों से कतई सहमत नहीं हूँ। तो उसके बाद अगला है आपका, राम टहल कर आ गया है। उसके बाद
क्यों बीमार पड़ गए हैं। उसके बाद छी कितना घिनौना कृत्य है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए, मैं तुम्हारे तर्कों के कतई सहमत नहीं हूँ। नहीं हूँ यानी कि नकारात्मक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी निषेधात्मक का चयन करना है। तो भगवान तुम्हारा भला करे, उसके बाद मुझसे किसी किसी मदद की उपेक्षा मत करना। तो उसके बाद अगला है क्या तुम्हें वह कहानी याद है। उसके बाद है शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है, दंगा हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुझे किसी की मदद की उपेक्षा मत करना। मुझसे मतलब कि किसी भी मदद की उपेक्षा मत करना, नहीं करना यहाँ पे मना किया जा रहा है, तो निषेधात्मक होगा। भगवान तुम्हारा भला करे, इसमें क्या होगा, तो भगवान तुम्हारा भला करे, तो यह मतलब कि आज्ञा थी, प्रेरणार्थक है, ठीक है। उसके बाद है क्या तुम्हें कहानी याद है, तो क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद है अफवाह बाजार का दंगा हो सकता है, इसमें संभावना है, यानी कि संदेहात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी निषेधात्मक को चयन करना है। ऐसी बात न कहो जो किसी को आहत करे। उसके बाद अगला है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैंने आगमन साफ कर दिया है, मतलब कि मैंने आंगन को साफ कर दिया है। उसके बाद वह भाषण दे चुका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ऐसी बात ना कहो कि मतलब कि जो किसी को आहत करे, ना कहो मतलब कि नहीं कहो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी निषेधात्मक का चयन करना है। क्या आपका घर यही है। उसके बाद है यह घर में वह नहीं आना चाहिए। इसके बाद प्रभु ने उसकी सुन ली, या फिर फटाफट तैयार हो जाओ। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस घर में वह नहीं आना चाहिए चाहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। तो मैं आज यह काम नहीं कर सकता। वाह कितना सुंदर चित्र है, राकेश दवा ले लिया या फिर ले आया, ठीक है। उसके बाद है कि क्या तुम्हारी भी कोई समस्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैं आज यह काम नहीं कर सकता। यह सीधा मना कर दे रहा है, निषेधात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम पढ़ता है, तो कौन सा है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त वाक्य, किंतु लगा हुआ है मतलब कि संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो इसका सही आंसर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित वाक्य। यदि लगा हुआ है और तो लगा हुआ है बीच में, तो इसका सही आंसर मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, उसके बाद निषेधात्मक वाचक वाक्य, या फिर इच्छावाचक। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इच्छावाचक, इच्छा है कि सफलता तुम्हें भगवान दे। अगला प्रश्न है कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं। तो क्या है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरल वाक्य। अगला प्रश्न है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित है। किंतु उसके लाभ से वंचित है, मेहनत तो करता है किंतु लगा हुआ मतलब कि आपका कौन सा होगा, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है राजनीति अब एक व्यावसायिक बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिश्रित वाक्य। अब क्यों होगा, यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज़ है, यहाँ पे जो दिया गया है मतलब कि मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है कि आज बहुत पानी गिरा है। तो कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साधारण वाक्य, यानी सरल वाक्य। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे की लगा हुआ है, और की लगा हुआ है यानी कि मिश्रित वाक्य होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। तो कौन सा वाक्य है, कृतवाक्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाच्य। अकेला अब उससे नहीं रहा जाता है, उसको अब कोई साथी चाहिए। अगला प्रश्न है वह जाओ, वहाँ जाओ, ठीक है। वहाँ जाओ का कौन सा हो जाएगा, निषेधवाचक, अनुनोदवाचक, उसके बाद आज्ञावाचक, या फिर प्रश्नवाचक। तो वहाँ जाओ बोला जा रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आज्ञावाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित वाक्य। क्यों होगा, क्योंकि जब और तब लगा हुआ है, यानी कि मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है मोहन नहीं
आने वाला है, मोहन नहीं आने वाला है, कौन सा वाक्य है? बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारवाचक या फिर नकारार्थक। तो इसका सही आंसर है आप ऑप्शन नंबर डी, नकारार्थक यानी कि निषेधवाचक। अगला प्रश्न है, किसी वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है? लड़कियों ने लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए। उसके बाद घोड़ा हिनहिनाता है, या फिर यह काम तुमसे ही संभव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कि उससे फल नहीं खाए गए। ठीक है, उससे फल नहीं खाए गए भाववाच्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए, तो कौन सा हो जाएगा? सीता कपड़ा सीती है, उसके बाद यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बैठा नहीं जाता। यह होगा आपका भाववाच्य वाक्य। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा है कृतवाच्य? ठीक है, कृतवाच्य। तो अभी कृतवाच्य तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन ऑप्शन अब आ ही गया है, प्रश्न तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा? मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ है, नींद नहीं आती है, या फिर पुस्तक पढ़ी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहन पुस्तक पढ़ता है कृतवाच्य, यानी कि करता है मोहन, तो कृतवाच्य भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य कौन सा है? उसने कहा कि कार्यालय बंद हो सकता है, या फिर बंद हो गया। सुबह हुई और वह आ गया। राहुल धीरे धीरे चलता है, या फिर जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राहुल धीरे धीरे चलता है, यानी कि लिखता है, चलता है, बता दिया आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो कौन सा संयुक्त वाक्य है? जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। उसके बाद परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, या फिर क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह पढ़ता है और वह गाता है। तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्न में मिश्रित वाक्य का चयन कीजिए। मिश्रित वाक्य को चयन करना है कि मोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है। उसके बाद आकाश में बादल गरजता है, या फिर वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है। तो मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है, वह है और जिसने है। तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पीस रहा है, मैं बालक को जगाता हूं। उसके बाद मदन गोपाल को हंसा रहा है, या फिर राम पत्र लिखता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि अकर्मक कहा गया है। अकर्मक किसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं पीस रहा है। गेहूं जो पीस रहा है वह होगा आपका अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। क्या है? प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो कौन सा होगा? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो इसमें तो पूरा अर्थ ही बदल गया। अगला प्रश्न है कि उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो यह सही होना चाहिए, कि मतलब कि यह दूसरे को तुलना कर दिया जाएगा ना, तो उसका पॉजिटिव भी असर पड़ता है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही आंसर है। इसके बाद आगे अब क्या पढ़ के फायदा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? कौन सा है? मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, या फिर मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। यह क्या होगा? विशेषण का उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य यानी कि ढेर सारा वाक्य मिला रहेगा, उसको उपवाक्य कहेंगे। अगला प्रश्न है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर प्रश्न वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मैं घर जाऊंगा। तो मैं घर जाऊंगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित वाक्य। अब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे उसने लगा हुआ है, तो उसने और की भी यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, उसने आपने यदि देखिएगा तो यहाँ पे की देख लीजिए, की लगा हुआ है, यानी कि मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह कौन सा है कि इस प्रकार से चार ऑप्शन है, तो चारों में कौन सा है अल्प विराम? तो अल्प विराम है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोमा जो होता है अल्प विराम कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो अर्ध विराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक डॉट रहेगा, उसके बाद आपका कोमा रहेगा, वह हो जाएगा आपका अल्प विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है, तुम यह काम मत करो। तो इसमें मत करो क्या है कि आज्ञावाचक, निषेधवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक या फिर विस्मयादिवाचक। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निषेधवाचक, यहाँ पे मना कर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हो सकता है राम का काम बन जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या फिर आज्ञावाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संदेहवाचक, संभावना बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिवाचक या फिर इच्छावाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्मयादिवाचक। अरे यह आपका इस प्रकार से यहाँ एक डॉट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
रानी घर जा रही है, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर लगा हुआ है। पर भी आपका है, कौन सा है? तो पर आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। आप लोग जो योजक चिन्ह बताए थे उसको याद किए होंगे, तो अच्छे से आप लोग आंसर दे पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। तो कौन सा वाक्य है? यहाँ पे की लगा हुआ है, तो कौन सा होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है कि वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उसने लगाइए है, ठीक है। तो उसने बी, यहाँ पे यह वाक्य दिया हुआ है कि बी ए और बी एड, तो पास क्या है? पास क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? इस प्रकार से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कि बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी ए और बी एड। तो देखिए अब इसमें किस प्रकार से होगा, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है वही रहने दीजिए, सिर्फ बी ए के बाद एक डॉट कोमा दे दीजिए। कोमा दिया हुआ है तो ये आपका बन गया, कौन सा बन गया? तो यह सही बन गया विराम चिन्ह का। अगला प्रश्न है, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो किस प्रकार से संयुक्त वाक्य बनेगा कि इसका आपको संयुक्त वाक्य बनाने बोला क्या है कि राम घर गया, उसने माँ को देखा। तो इसका सही है संयुक्त वाक्य कौन सा बनेगा? राम ने घर जाकर माँ को देखा, उसके बाद राम घर गया और उसने माँ को देखा, उसके बाद है राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम घर गया और उसने माँ को देखा। इस प्रकार से थोड़ी बनेगा कि राम घर जाकर माँ को देखा। तो यहाँ पे तो कुछ मतलब योजक चिन्ह लगा ही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राम की गाय दूध देती है। राम की गाय दूध देती है, कौन सा वाक्य है? कि सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरल वाक्य। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ की लगा हुआ है, लेकिन यह की जो है यह आपका आश्रित वाक्य भी नहीं है, ना ही उपवाक्य है। तो इसीलिए यहाँ पे राम की यानी कि यहाँ पे संबंध को बताया गया है। राम की गाय यानी कि संबंध बताया गया है, इसलिए आपका सरल वाक्य होगा। यहाँ पे भी एक चीज़ आप सीख गए होंगे कि जहाँ पे संबंध रहता है वहाँ पे किस प्रकार से यूज किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। तो कौन सा है? कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के कितने घटक होते हैं? घटक मतलब क्या, कि आप क्या समझ रहे हैं कि इसका मतलब अंग। घटक मतलब अंग, ठीक है। वाक्य के कितने अंग होते हैं आप लोग पढ़े होंगे कि 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय होता है, या फिर कर्ता और क्रिया होता है, कर्म और क्रिया होता है, या फिर कर्म और विशेषण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य और विधेय होता है। उद्देश्य मतलब कर्ता होता है, कर्ता को छोड़ करके जो भी रहेगा वाक्य में वही आपका क्या कहलाएगा? तो मतलब विधेय कहलाएगा। अगला प्रश्न है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य है, कौन सा अर्थ के आधार पर? अर्थ के आधार पर क्या गया है? रचना के आधार पर नहीं। तो इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, या फिर आज्ञावाचक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आज्ञावाचक। उसको मतलब खुद नहीं जा रहा है, पहुंचाओ, यानी कि दूसरे से कहकर पहुंचवा रहा है, तो यह होगा आज्ञावाचक। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, उसके बाद गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, या फिर रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसने खाना खाया और सो गया। ये और लगा हुआ है मतलब कि संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि जिसमें कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वाक्य है? मिश्रित वाक्य आपको चयन करना है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। कम से कम इतना 113 प्रश्न मैंने करवाया, उसमें से सभी में मतलब कि जितने ऑप्शन थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं। तो इसीलिए एक प्रश्न आपसे उम्मीद है कि आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपका मतलब कि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कम से कम आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो कम से कम एक लाइक और एक मतलब कि कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आप लोगों के लिए इतना बड़ा बड़ा वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। तो आप लोग कम से कम एक लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।